मैं डॉक्टर रमेश शुक्ला एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म द लखनऊ स्टडी स्टेशन पर। ये क्लास हमारा संख्यात्मक योग्यता के अंतर्गत प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट का चल रहा है, जो कि क्रम की दृष्टि से प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट का 10वां क्लास है। इससे पहले 9 क्लास हो चुके हैं और ये 10वां, इसके बाद 11वां और 12वां, ये 3 क्लास आपके यूपीएसआई 2017 का जो ऑनलाइन एग्ज़ाम हुआ था उससे सेलेक्ट किए गए क्वेश्चन से होगा। तो जो भी संख्यात्मक योग्यता वाले सेक्शन में प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट से क्वेश्चन पूछे गए थे, उन क्वेश्चनों को कलेक्ट करके हम आपसे इन 3 वीडियो लेक्चर में चर्चा करेंगे। तो इसी क्रम में ये आपके सामने क्वेश्चन है। पहला सवाल है, एक दुकानदार बच्चों के कपड़ों की बिक्री पर 20% सीधी छूट प्रदान कर रहा है, फिर भी 30% प्रॉफिट कमा रहा है। अंकित मूल्य पर कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई और ऑप्शन दिए हैं। देखिए, पीछे पढ़ चुके हैं, जो 1 से 9 तक पढ़ चुके हैं उन्हें तुरंत आ जाएगा, और पहले आप इसे पॉज कर दीजिए, खुद लगाइए, उसके बाद आप देखिएगा। यहाँ पे आपसे ये कहा जा रहा है कि दुकानदार 20% डिस्काउंट दे रहा है और 30% प्रॉफिट कमा रहा है। आप ये बताएं, जो कॉस्ट है या मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है या लागत है, उससे एमआरपी यानी अंकित मूल्य कितने प्रतिशत बढ़ा करके टैग किया गया है या लिखा गया है। तो पहली चीज़, छूट हमेशा जो है एमआरपी पे दी जाती है और छूट के बाद प्राप्त कीमत को विक्रय मूल्य कहते हैं। अगर विक्रय मूल्य लाभ के साथ है तो कॉस्ट उससे कम होगी। तो मैं सीपी निकालता हूँ सबसे पहले। देखिए, 3 बातें हैं, ये एमआरपी हो गया, ये एसपी हो गया और ये सीपी हो गया। अब एमआरपी, एसपी, सीपी, ये 3 चीज़ें हमारे पास लिखी हुई हैं, यानी अंकित मूल्य, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य। यहाँ हम नीचे से ऊपर की तरफ भी जा सकते हैं, ऊपर से नीचे भी आ सकते हैं, तुलना करनी है तो जैसा चाहें आप वैसा कर सकते हैं, कहीं से कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम नीचे से चलते हैं। माना कपड़ों की जो मैन्युफैक्चरिंग है उसमें 100 रुपये का खर्च आ रहा है, तो वो दुकानदार 30% का लाभ कमा रहा है, तो उसको बेचना कितने का पड़ेगा? जाहिर सी बात है 130 रुपये का। अच्छा, ये जो विक्रय मूल्य है ये 20% डिस्काउंट के बाद है, यानी अकॉर्डिंग टू एमआरपी जो विक्रय मूल्य है वो आपका कितना हो गया? 80%। आपको तो एमआरपी चाहिए यानी 100%। इतनी सी बात है। देखिए, नीचे से ऊपर जाने में आसान था। 100 रुपये कपड़े की मैन्युफैक्चरिंग है, दुकानदार 30% प्रॉफिट कमा रहा है, इसका मतलब 100 वाला कपड़ा 130 का बेच रहा है और कस्टमर को 20% डिस्काउंट दे रहा है, यानी अकॉर्डिंग टू एमआरपी जो सेलिंग प्राइस है वो 80% है। हमें चाहिए एमआरपी यानी 100%। हम 20 से काट देते हैं, तो ये 20 चौको 80 हो जाएगा और 20 पंचे 100 हो जाएगा, और 13 पच्चे 65, 650 को 4 से भाग दे देते हैं। 650 को जब हम 4 से भाग देंगे तो ये हो जाएगा 4 एकम 4, और यहाँ 2 बच जाएगा, 4 छंग 24 हो जाएगा, फिर 4 दूनी 8 हो जाएगा और 4 पंचे 20, 162.5 रुपये ये एमआरपी हो गई। और इसकी सीपी क्या है? ये आपकी एमआरपी हो गई। सीपी क्या थी? 100 रुपये थी, ये कॉस्ट प्राइस है। तो कॉस्ट प्राइस से एमआरपी कितना बढ़ाकर टैग की गई है? 62.5% बढ़ाकर टैग की गई है। तो इस तरह से आप अगर नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे, जैसी सिचुएशन रहे, ये आपको कोई नहीं बताएगा, इस चीज़ को खुद ही कंसीडर करना पड़ेगा कि हम कैसे चलें। तो जब हम प्रैक्टिस करते हैं तो हमें खुद ही चीज़ें क्लियर हो जाती हैं कि हमें काम क्या करना है। तो 62.5% जो है एमआरपी कॉस्ट से बढ़ा करके अंकित की गई है। अगला सवाल आपका है, एक दुकानदार 300 रुपये में कुछ सामान खरीदता है, यदि उपरिव्यय उसके लागत मूल्य का 20% हो तो 30% का लाभ कमाने के लिए वस्तु को कितने रुपए में बेचे? तो यहाँ पे यही उसकी लागत है जिसमें उसने खरीदा है। ये देखिए, 300 रुपये में खरीदा है। उपरिव्यय का मतलब है कि कुछ पैसे उसने एक्स्ट्रा खर्च किए हैं, वो उसके पैकिंग में भी हो सकता है, उसके मूविंग में भी हो सकता है, या उसके किसी प्रकार से जो है मेंटेन करने में हो सकता है। उपरिव्यय का मतलब होता है अतिरिक्त खर्च। तो 300 रुपये में कुछ सामान खरीदता है और जो खरीदा है उसका 20% उसमें उपरिव्यय लगाता है। अभी 30% का प्रॉफिट कमाना चाहता है, तो वस्तु को कितने रुपए में बेच दे? तो सबसे पहली चीज़, 300 रुपये में खरीदा है और 300 रुपये का 20%
तो 300 का 20% कितना हो जाएगा, गुणे 20/100। हालांकि ये सब लिखने की चीज़ें नहीं है, 12 तिहाई 36, 360 हो जाता, ये 60 रुपये हो गया। अब 60 रुपये अगर आपके खरीद मूल्य में जुड़ जाएगा तो 360 रुपये की ये वस्तु उसे पड़ी है, इसको वो बेचना चाहता है, 30% का लाभ कमाना चाहता है, तो 360 रुपये हो गई उसकी लागत, और इसे 30% के लाभ के साथ बेचना चाहता है। यदि लाभ तो 100 प्लस कर लीजिए तो 130 हो जाएगा, 0 0 दोनों कट जाएंगे। ये देखिए 13 से गुणा कर दीजिए, 13 छंग 78 के 8 हो गया, कैरी हुआ 7, और 13 तियाँ 39 और ये 7 46 हो गया, यानी 468 रुपये आपका आंसर हो जाएगा। इसका सही आंसर बी होगा, 468 रुपये, 468 रुपये में उसे बेचना होगा ताकि उसे 30% का प्रॉफिट हो सके। तो बी आंसर आपका सही है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, एक माल के लागत मूल्य में कितने प्रतिशत जोड़ा जाना चाहिए कि अंकित मूल्य पर 10% की छूट देने के बाद भी 20% का लाभ हो? ऐसा सवाल आप पीछे कर चुके हैं। देखिए यहाँ पे भी वही बात करते हैं हम, MRP, SP और CP, यानी अंकित मूल्य, विक्रय मूल्य और क्रय मूल्य। कह रहे हैं कि एक माल के लागत मूल्य में कितने प्रतिशत जोड़ा जाना चाहिए कि अंकित मूल्य 10% की छूट देने के बाद 20% का लाभ कमा सके। यानी 10% की छूट देने के बाद विक्रेता 20% का लाभ कमाता है, जो MRP है वो CP से कितने % ज़्यादा है। तो यहाँ पे देखिए, सपोज MRP हमारी 100 है, हम ऊपर से नीचे आ सकते हैं। अगर आप इस पे 10% का डिस्काउंट देंगे तो कितने का बेचेंगे, 90 रुपये का। और जब 90 में आपने बेचा तो आप कह रहे हो कि हमें जो है 20% का लाभ हुआ है, यानी 90 आपका अकॉर्डिंग टू सेलिंग प्राइस 120 से चाहिए आपको कॉस्ट, यानी 100। तो ये काट दीजिए, यहाँ से कितना हो जाएगा, 20 छक्का और 20 पंचे, 6 से काट दीजिए 15, 15 पचे 75, 75 रुपये कॉस्ट प्राइस हो गई, सेलिंग प्राइस 90 रुपये, MRP 100 रुपये। अब अगर कह रहे हैं आपकी दो चीज़ें हैं, दो प्रश्नों के यहाँ से आंसर दे सकते हैं। एक आपसे ये पूछा जाता है कि जो MRP है वो CP से कितना बढ़ा करके लिखी गई है, तो CP ये है और MRP ये है। देखिए कितना बढ़ाकर लिखी गई है, 25 रुपये बढ़ाकर लिखी गई है, किस पे, 75 रुपये पे। तो 25 रुपये 75 रुपये का कितने % है, आपका जवाब आ जाएगा 33 सही 1/3%। तो 33 सही 1/3% जो है MRP CP से, यानी अंकित मूल्य क्रय मूल्य से बढ़ाकर टैग किया गया है। अच्छा, यहीं पे एक क्वेश्चन और आता है जो बिल्कुल हुबहू होता है, बस यहाँ पे पूछने का तरीका बदल जाता है। वो क्या है, एक दुकानदार सभी वस्तुओं पर 10% का डिस्काउंट देता है तो 20% का लाभ होता है। अगर डिस्काउंट ना दे तो कितना लाभ होगा, तो अगर डिस्काउंट नहीं देगा तो लिखी हुई MRP पे ही वस्तु को बेचेगा। यानी जो सेलिंग प्राइस 90 है ये 90 ना होकर के SP 100 हो जाएगा और CP 75 हो जाएगा। अगर 75 की चीज़ 100 में बेचेंगे तो कितना लाभ होगा, 25। और लाभ हानि की वैल्यूएशन किस पे करते हैं, कॉस्ट पे इंटू 100, तो कितना लाभ हो जाएगा, 33 सही 1/3%। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये आपके सामने दो क्वेश्चन लिखे हुए हैं, इसमें 4 नंबर और ये 5 नंबर, बहुत ही इंपॉर्टेंट और अच्छे सवाल हैं। 4 नंबर क्वेश्चन को पहले मैं पूरा पढ़ रहा हूँ, आप एक एक स्टेप देखिएगा। और जैसा UPSI 2017 में पूछा गया है, ये 12 तारीख के सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है। बिल्कुल हुबहू मैंने लिखा है, ना ऑप्शन में अंतर है और ना किसी शब्द में अंतर किया गया है। एक व्यापारी 500 किलोग्राम माल खरीदने के लिए एक थोक व्यापारी के पास जाता है। थोक व्यापारी के पास एक तराजू है जो 1 किलोग्राम के बदले 1200 ग्राम दिखाता है। थोक व्यापारी के पास एक तराजू है जो 1 केजी को 1200 ग्राम प्रेजेंट करता है। बाद में व्यापारी उसका लागत मूल्य 25% बढ़ाकर एक ग्राहक को 5 किलोग्राम बेच देता है। फिर इसमें लिखा गया है ब्रैकेट के अंदर, बिना यह एहसास किए कि थोक व्यापारी ने उसे धोखा दिया है। व्यापारी के शुद्ध लाभ या हानि का प्रतिशत लगभग क्या होगा। तो काफ़ी अच्छा सा सवाल है, इसके एक एक पॉइंट पर हम आपसे चर्चा करते हैं और जितना ज़्यादा आप कंसंट्रेट करेंगे उतना ही अच्छे से आपको ये समझ में आ जाएगा। फिर से देखिए, एक व्यापारी ने 500 किलोग्राम माल खरीदने के लिए एक थोक व्यापारी के पास जाता है। आंसर किस में मांगा है, परसेंटेज में मांगा है। तो हमें ना तो इससे मतलब कोई है
कि उसने कितना माल खरीदा, और ना ही इससे मतलब है कि उसने कितना माल बेच दिया। इन चीज़ों से हमें कोई भी मतलब नहीं है। सवाल ये उठता है क्यों मतलब नहीं है, क्योंकि आंसर जो है, आपकी जो क्वेरी है वो परसेंटेज में है, और जब परसेंटेज में क्वेरी आपकी है तो दिए गए अमाउंट से हमें कोई मतलब नहीं है। इस चीज़ को वॉच करके चलिएगा। अब जो सारे खेल का आधार है वो ये लाइन है। थोक व्यापारी के पास एक तराजू है जो 1 किलोग्राम के बदले 1200 ग्राम दिखाता है। 1 किलोग्राम के बदले 1200 ग्राम दिखाता है। मैं फुटकर विक्रेता हूँ, मैंने थोक विक्रेता से कहा कि साहब 1200 ग्राम हमें सामान दे दीजिए, 1200 ग्राम सामान दे दीजिए। तो 1200 ग्राम जब मैं खरीदता हूँ, 1200 ग्राम जब मैं खरीदता हूँ तो एक्चुअल में मेरे पास आता क्या है, 1000 ग्राम ही आएगा। 1200 ग्राम जब मैं खरीदने का उससे अनुरोध करता हूँ तो आता मेरे पास कितना है, 1000 ग्राम। इसी चीज़ को ध्यान से पढ़ लीजिएगा। थोक विक्रेता के पास एक तराजू है जो 1 किलोग्राम के बदले 1200 ग्राम दिखाता है, और मुझे 1200 ही ग्राम खरीदना है, मुझे 1 किलोग्राम नहीं खरीदना है, मुझे 1200 ग्राम ही खरीदना है। मैंने कहा साहब 1200 ग्राम दे दीजिए मुझे। तो वास्तव में वो निकला कितना, 1000 ग्राम निकला। मान लो इसका रेट 1 रुपये प्रति ग्राम रहा हो, तो 1 रुपये प्रति ग्राम रेट रहा होगा, तो हमने 1200 ग्राम चूँकि खरीदा है तो 1200 रुपये हम पेमेंट करके आ गए, 1200 रुपये पेमेंट करके आ गए। लेकिन वास्तव में सामान तो हमारे पास सिर्फ 1000 रुपये का था। 1200 रुपये हम पेमेंट करके आ गए, सामान हमारे पास 1000 रुपये का था। क्यों? क्योंकि वह 1 किलोग्राम को 1200 ग्राम दिखा रहा था, और 1200 ग्राम हमारे सामने तौल के उसने दिया कि ये देखिए 1200 ग्राम है, लेकिन एक्चुअल में वो 1 केजी को 1200 ग्राम दिखा रहा था, यानी 1000 ग्राम को 1200 ग्राम दिखा रहा था। तो जब 1200 ग्राम हम खरीद के लाए तो निकला 1000 ग्राम। 1 रुपये के रेट से हम 1200 रुपये दे करके आए थे, और वो सिर्फ सामान 1000 रुपये का था। अब क्या हुआ कि जब हमारे पास इतना सामान आया तो इसमें हमने 25% बढ़ाकर बेचना शुरू किया। तो ये 1000 रुपये पर जब 25% बढ़ाकर बेचोगे तो 125/100 हो जाएगा, यानी लाभ तो 100 प्लस और हानि तो 100 माइनस। तो 25% बढ़ाने का मतलब 125/100, 0 0 कट जाएगा। हमने बेच दिया 1250 रुपये का, 1250 रुपये का बेच दिया, और लगा के कितना आए थे, 1200 रुपये लगा करके आए थे। तो 1200 रुपये लगा कर आए, 1250 में बेच दिया, कितना लाभ हुआ, सिर्फ 50 रुपये का लाभ हुआ। और लाभ हानि की गणना किस पे करते हैं, तो कॉस्ट प्राइस पे करते हैं, इंटू 100। 0 0 कट जाएगा यहाँ से, 50/12 हो गया। इसको हम 25/6 भी लिख सकते हैं, और 25/6 को जब कैलकुलेट करेंगे तो 6 चौको 24 हो गया, दशमलव लग गया, और 6 कम 6 हो जाएगा, और ये 6 छाक 36, 6 छाक 36, इसका मतलब 4.17%। आपका सही आंसर ये होगा, 4.17% का लाभ होगा। तो आप देखिए यहाँ पे ना तो हमने इसका प्रयोग किया ना ही उसका प्रयोग किया, ये कंफ्यूज करने के लिए दिया जाता है। और बार बार मैं इतना ज़्यादा रिपीट करके क्यों आपको बता रहा हूँ कि सवाल बड़ा देखकर घबराने की ज़रूरत नहीं है, आप सीधा कंसेप्ट पे चलिए। अगर सवाल की अगर मैथ की मूल अवधारणा आपकी क्लियर है तो फिर सवाल मायने नहीं रखता है, प्रश्न चाहे जो भी हो आप बहुत बेहतर तरीके से आंसर दे पाएंगे। अगला क्वेश्चन है, एक दूध वाला 20% लाभ कमाता है, यदि वह दूध की मूल मात्रा में 10% पानी मिलाता है तो उसके लाभ का प्रतिशत क्या होगा। तो यहाँ से आप दो तरह से आंसर कर सकते हैं कि एक दूध वाला 20% लाभ कमाता है यदि वह दूध की मूल मात्रा में 10% पानी मिलाता है। तो अगर 10% पानी मिला रहा है तो ये भी एक प्रकार का लाभ ही है। तो चाहे तो आप दोनों लाभ हैं, वो भी लाभ है वो भी लाभ है, चाहे तो आप इससे कर लीजिए x + y + xy/100, यानी दोनों लाभ हैं। तो इस तरह से जोड़ सकते हैं, 20 + 10 हो गया, प्लस 20 × 10/100 हो गया, और ये कितना हो जाएगा, 32% आ जाएगा, यानी उसको 32% लाभ होगा। लेकिन
अगर आप कंसेप्ट को समझना चाहते हैं तो ऐसे ना करके आप इसको इस तरह से समझे, ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए 10 रुपये लीटर वाला दूध था हमारे पास, 10 रुपये, बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये चीज़ ज़्यादा ज़रूरी है। 10 रुपये प्रति लीटर वाला दूध था हमारे पास। अब 20% लाभ कमाता है, तो 20% लाभ कमाता है तो ये 12 रुपये लीटर बेचेगा, 12 रुपये प्रति लीटर बेचेगा, है ना। 10 रुपये लीटर वाला दूध जो है 20% लाभ कमाना चाहता है तो 12 लीटर बेचेगा। इसका मतलब अगर हमारे पास 10 लीटर दूध है, मान लीजिए 10 लीटर दूध है, तो ये इसकी कॉस्ट क्या है, 100 रुपये है ना। 10 लीटर दूध, 1 लीटर की 10 रुपये है, तो 10 लीटर की कॉस्ट क्या होगी, 100 रुपये। और 10 लीटर हम 12 के हिसाब से बेच देते हैं, तो 10 लीटर आप 12 के हिसाब से बेच दोगे तो कितने का बिकेगा, 120 रुपये का बिक जाएगा। ये क्लियर हो गया। 10 लीटर क्वांटिटी थी, 10 रुपये लीटर दूध था, हम 20% लाभ कमा रहे थे, 12 में 10 को बेच दे रहे थे, 120 रुपये मिल जा रहे थे। उसने क्या किया, 10% पानी डाल दिया, तो 10 लीटर का 10% क्या होगा, 1 लीटर। तो 1 लीटर पानी डाल दिया तो 11 लीटर हो गया। 10 लीटर में 10% पानी, तो 10 लीटर का 10% 1 लीटर हुआ। उसने 1 लीटर पानी डाल दिया तो 11 लीटर हो गया, और अभी भी 12 रुपये के रेट में ही बेचेगा, तो 12 रुपये के रेट से बेचेगा तो उसको 132 रुपये मिल जाएगा। अब 132 रुपये मिल गया है 100 रुपये पर। आप देखिए 100 रुपये पे 132 रुपये मिल गया है तो कितना लाभ हुआ है, 32% का। तो आप इस तरह से अगर समझोगे चीज़ों को तो कुछ लिखना नहीं है, पेन भी आपको नहीं चाहिए, आप सीधा आंसर कर सकते हो। तो कोशिश करिए कि आप इन चीज़ों को समझिए, क्योंकि ये चीज़ें हो सकता है मौके पे काम ना आए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये नेक्स्ट क्वेश्चन लिखे हुए 6 नंबर 7 नंबर। ये 6 नंबर क्वेश्चन अगर प्रॉफिट लॉस डिस्काउंट में देखें तो उसमें भी देख सकते हैं, पार्टनरशिप में डाल दें तो उस चैप्टर में भी आ जाएगा, और रेशियो एंड प्रोपोर्शन में डाल दें तो उसमें भी आ जाएगा। कहीं बटा नहीं है, फिलहाल यहाँ सामने आ गया है तो आप देख लीजिए इसको। एलिस, बॉब और चार्ली, ये 3 नाम हैं, ये एक कंपनी में भागीदार हैं यानी पार्टनर हैं। एलिस, बॉब और चार्ली एक कंपनी में भागीदार हैं। एक विशेष वर्ष के दौरान एलिस को कुल लाभ का 1/4 भाग मिला, बॉब को कुल लाभ का 1/3 एलिस को मिला, 1/4 बॉब को मिला, शेष चार्ली को मिला जो कि 5000 रुपये का है। तो एलिस को कितना लाभ मिला हुआ, तो इसका सबसे बेस्ट तरीका है कि जो भी कंपनी का कुल लाभ है, हमें तो नहीं मालूम कि कंपनी का कुल लाभ क्या है, लेकिन एक ऐसी संख्या इमेजिन करिए जो 1/3 करने के दरमियान 3 से कट जाए और 1/4 करने के दरमियान 4 से कट जाए। यानी 1/3 और 1/4 से वो पूरी तरह तभी कटेगी जब 3 और 4 से कट जाएगी, और 3 और 4 से कोई संख्या तभी कटेगी जब उनका एलसीएम होगा यानी 12। तो माना कंपनी में हमें 12 रुपये का लाभ हुआ, 12 रुपये का लाभ हुआ, हमने ऐसा मान लिया। देखिए ना 100 माना है ना x माना है। माना कंपनी में 12 रुपये का लाभ हुआ, कैसे मान लिया, 1/3 करने में 3 से कटना चाहिए, 1/4 करने में 4 से कटना चाहिए, 3 4 का एलसीएम 12 रुपये लाभ हुआ। तो इसमें जो एलिस को लाभ मिला वो इसका 1/3 यानी 4 रुपये मिला। जो बॉब को लाभ मिला वो 1/4 यानी 3 रुपये मिला। तो इसका मतलब है जो तीसरे व्यक्ति चार्ली को मिला वो 4 3 7 12 से निकाल दीजिए यानी 5 रुपये। तो ये एलिस को मिला 1/3 यानी 4 रुपये, बॉब को मिला 1/4 यानी 3 रुपये, और शेष मिला चार्ली को 4 3 7 12 से निकाल दीजिए 5। अब आप कह रहे हो कि एलिस को कितना लाभ मिला जबकि चार्ली को 5000 मिला, तो चार्ली को 5000 रुपये मिला, 5000 ही तो 5 है। अगर आपको एलिस का चाहिए तो 4 रख दो, और बॉब का चाहिए तो 3 रख दो, और कुल लाभ चाहिए तो 12 रख दो। आपसे पूछा गया एलिस का लाभ क्या है, तो यहाँ 4 रख देंगे और आंसर आ जाएगा 4000। इस तरह से कर सकते हो। अदरवाइज ये वर्बली है, कोई इसमें बड़ा मैटर नहीं है। 1/3 एक को मिल गया, दूसरे को 1/4 मिल गया, इनको दोनों को जोड़ लीजिए और उसके बाद आप आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये लेकिन सबसे बेस्ट तरीका है। जो 3 और 4 दोनों से कट जाए उनका एलसीएम ले लीजिए, 12 रुपये माना लाभ है, 1/3 4 रुपये, 1/4 3 रुपये और शेष है
इसका दिया हुआ है, इसका चाहिए, जो दिया है नीचे, जो चाहिए वो ऊपर। अगला सवाल लिखा है, एक दुकानदार एक कुर्सी की कीमत लागत मूल्य से 20% बढ़ाकर अंकित करता है और खरीदार को नगद भुगतान देने पे 10% की छूट देता है। अब यहाँ पे उसे कितने प्रतिशत का मुनाफा होगा, जबकि एक खरीदार नगद खरीदने के लिए तैयार हो गया है। तो 20% बढ़ाकर एमआरपी निर्धारित करता है। इसका मतलब क्या है कि अगर कुर्सी की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट या कॉस्ट प्राइस 100 रुपये है तो उसकी जो एमआरपी उसने जनरेट किया है वो कितनी होगी, 120 रुपये होगी। यानी एमआरपी उसने 20% बढ़ाकर लिखा है। एक दुकानदार एक कुर्सी की कीमत जो है लागत से 20% बढ़ाकर अंकित करता है। लागत 100 रुपये है, एमआरपी 120 है, 20% ज़्यादा है। तो डिस्काउंट हमेशा एमआरपी पे दिया जाता है और नगद खरीदने पे 10% डिस्काउंट मिल रहा है। तो 120 रुपये का 90% आपको पेमेंट करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि 10% डिस्काउंट दिया जा रहा है। 0 काट दीजिए, 12 9 108, ये सेलिंग प्राइस हो गया, एसपी हो गया आफ्टर डिस्काउंट। तो 100 रुपये की चीज़ अगर 108 रुपये की बेच दिया है तो जाहिर सी बात है उसे 8% का लाभ होगा। आपका सही आंसर ए होगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ये नेक्स्ट आपके सामने 3 क्वेश्चन लिखे, 8, 9 और 10। देखिए 9 नंबर और 10 नंबर जो सवाल है, हालांकि 8 नंबर थोड़ा सा आप कह सकते हैं ठीक है, बाकी ये क्वेश्चन यहाँ लिखने की ज़रूरत नहीं थी क्योंकि ये आप सबको आ रहे होंगे। ये लिखने का सिर्फ एक कारण है कि मैं आपको बताना चाहता हूँ क्या एग्ज़ाम देते समय ये क्वेश्चन नहीं आपको दिखते हैं, और अगर ये छूट जाते हैं या गलत हो जाते हैं तो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। जो बच्चे ये सोचते हैं कि 20 क्वेश्चन कम से कम सही हो जाएं, अगर इस तरह के क्वेश्चनों को टच कर लें और हर पेपर उठा के देखिए आपको मिलेंगे सवाल। तो एक एक करके देखेंगे। पहले ये 8 नंबर देखिए। एक जौहरी ने लेबल कीमत के ऊपर, लेबल का मतलब होता है प्रिंटेड, एक जौहरी ने लेबल कीमत के ऊपर 15% की छूट पाकर 1 कैरेट का हीरा खरीदा। तो 1 कैरेट इसकी क्वालिटी होगी, ठीक है, इससे मतलब नहीं है। एक जौहरी ने लेबल कीमत के ऊपर 15% की छूट पाकर 1 कैरेट का एक हीरा खरीदा। 10% की छूट के बाद उसे 20% का मुनाफा कमाना है, तो मूल लेबल कीमत से उसकी अंकित कीमत कितने प्रतिशत ज़्यादा होनी चाहिए। यानी जो उस पर लिखी हुई प्राइस है उससे कितना प्रतिशत ज़्यादा बढ़ा करके वह अंकित कर दे। तो बहुत ही अच्छा सा सवाल है और इसको इत्मीनान से हम लोग देखेंगे। सबसे पहले जब एक जौहरी ने लेबल कीमत के ऊपर 15% की छूट पाकर 1 कैरेट का हीरा खरीदा, तो हम यहाँ पे ये बोलेंगे कि इसकी जो मूल एमआरपी थी, मूल एमआरपी वो 100 रुपये की थी, है ना। जो मूल एमआरपी थी वो 100 रुपये की थी और जौहरी ने इसको कितने का खरीद लिया, 85 रुपये का खरीद लिया। कैसे? 15% की छूट पर, 15% की छूट पर 85 रुपये का खरीद लिया। ठीक है, एक जौहरी ने लेबल कीमत जो उसकी बेसिक मूल लेबल कीमत थी, प्राइस था उसका, 15% की डिस्काउंट पे खरीद लिया। अब वो जौहरी चाहता क्या है? 2 बातें चाहता है। एक तो खुद 20% मुनाफा कमाना चाह रहा है, खुद 20% मुनाफा कमा चाह रहा है, और दूसरा जो है दूसरे खरीदार को 10% डिस्काउंट भी दिखाना चाह रहा है। तो जो ये एमआरपी थी उससे कितने प्रतिशत बढ़ाकर एक नई एमआरपी जनरेट कर दे। तो सबसे पहले जौहरी क्या चाहता है? जौहरी 20% का मुनाफा चाहता है, तो इसका मतलब है कि 85 रुपये की 120% वो कीमत वसूलना चाहता है। 85 100% है, उसको चाहिए 120%। इसको कैलकुलेट कर देंगे तो 102 रुपये आ जाएगा। तो ये 102 रुपये क्या है? एसपी है, 20% लाभ के साथ, राइट। एसपी है 20% लाभ के साथ। अब 10% वो अपने नए कस्टमर को छूट देना चाहता है, तो क्या एमआरपी विजिबल करे इस पे? तो 102 जो है अकॉर्डिंग टू न्यू एमआरपी 90% है, चाहिए हमें नई एमआरपी यानी 100%। तो ये 0 हम काट देंगे तो कितना हो जाएगा? 1020/9। अब इसको 3 से काट देते हैं, पहले 3 से काट देंगे तो कितना हो जाएगा?
3 त्रिक 9 हो गया, और 1 3 चौक 12, 340/3 हो गया। अब इसको फिर हम काटेंगे 3 से, तो 3 एकम 3 हो गया, और 3 एकम 3 हो गया, 3 त्रिक 9 हो गया, दशमलव लग गया, फिर 3 त्रिक 9, फिर 3 त्रिक 9। यानी अब हमारी न्यू जो MRP होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए, न्यू MRP ये होनी चाहिए। और पुरानी MRP क्या थी, वो 100 रुपये थी। तो 100 रुपये से 113.33 रुपये कितने % ज़्यादा है, तो जवाब मिला 13.33% ज़्यादा है। अतः इतनी MRP बढ़ाकर उसको नया लेवल प्राइस बनाना होगा। बड़ा अच्छा सा सवाल था और बहुत ज़्यादा धैर्य की ज़रूरत थी। ये सारी चीज़ें लिखने की ज़रूरत नहीं थी, यहाँ पे आपको थोड़ा सा काम करना था। कैसे भाई, 100 रुपये प्रिंटेड थी, 85 में ख़रीद लाया, 20% लाभ कमाना चाहता तो 85 का 20% 17 होता है, 17 जोड़ दीजिए, 102 हो गया। अब इतना आपको कैलकुलेशन वर्बली नहीं हो पाता तो इसको करना पड़ता, बाकी ये तो सब आपको दिख रहा है कि क्या है। अगला सवाल देखिए, लगाने की ज़रूरत नहीं है और मैं नहीं लगाऊंगा, नहीं लिखूंगा इसको। एक फुटबॉल है जिसकी कीमत लिखी 9,000 रुपये है, 30% की छूट पे दी गई है। उस फुटबॉल की अंतिम कीमत क्या होगी? अरे 30% डिस्काउंट दिया है तो 70% आप पेमेंट करोगे। 9,000 का 70% क्या हो जाएगा? 9,63 रुपये हो जाएगा। 9,000 का 70% क्या होगा? 6300 रुपये। और ये सवाल आपके UPSI के पेपर का है, आप उसका मॉडल पेपर लीजिए और चेक करिए। ये ऐसे क्वेश्चन हैं जिनको आप तुरंत करके विदिन सेकंड आगे बढ़ सकते हैं, आपको पेन और पेपर भी नहीं चाहिए। 9,000 रुपये MRP थी या कीमत थी उसकी, और 30% डिस्काउंट यानी 70% पेमेंट के साथ उपलब्ध था। 0 कट जाएगा, 9,63 रुपये यहाँ पे पेमेंट करने होंगे। अगला सवाल था, प्रत्येक कमीज की लागत 1,000 रुपये है और उसे 2,000 रुपये में बेचा जा रहा है। 13 कमीजों के सौदे में मुनाफे का प्रतिशत क्या होगा? अगर ये पूछता कि मुनाफा कितने रुपए का होगा तब तो इससे हमसे मतलब था, नहीं 13 बेचो या 3 बेचो या 1300 बेचो, क्या मतलब है इससे? जब आपने परसेंटेज में लाभ की वैल्यूएशन की है तो आपको 13 कमीज से कोई मतलब नहीं है। हाँ, ये पूछता कितने रुपए का फ़ायदा हुआ, तब तो आप बताते कि भाई 13 कमीजों के सौदे पे इतने रुपए का फ़ायदा हुआ। अच्छा, अब कितने % का फ़ायदा हुआ? तो 1,000 वाली कमीज आप बेच कितने की रहे हो? 2,000 रुपये की बेच रहे हो, यानी 1,000 कॉस्ट प्राइस है, 2,000 सेलिंग प्राइस है। तो 1,000 वाली चीज़ 2,000 में बेचोगे, कितना लाभ होगा? 100% लाभ होगा। ये आपका आंसर सही हो गया। अब निकालना चाहते हो तो 1,000 की चीज़ 2,000 में बेचोगे, 1,000 का लाभ होगा। लाभ हानि की गणना किस पे करते हैं? क्रय मूल्य पर इंटू 100। ये कट गया, आपका फिर से आ गया 100%। तो कैसे भी आप करिए, आप आंसर पे पहुंच जाएंगे। इत्मीनान रखेंगे, धैर्य रखेंगे तो कहीं ये सवाल गलत होने वाले नहीं। आइए नेक्स्ट पे। ये आपके आज के लास्ट 2 क्वेश्चन हैं, 11 नंबर और 12 नंबर। इसमें ये दोनों आप पढ़ चुके हैं, तो पहले आप नोट कर लीजिए, ऑप्शन लिख लीजिए, इत्मीनान से करिए। जब किसी प्रकार का कोई कन्फ्यूज़न हो तब आप सॉल्विंग देखिएगा। 11 नंबर है, एक व्यक्ति एक वस्तु को 1350 रुपये में बेचता है तो उसे 10% की हानि होती है। 4% का लाभ कमाने के लिए वस्तु को कितने रुपए में बेचे? देखिए कितनी इजी वे में आंसर दे सकते हैं। 1350 रुपये विक्रय मूल्य है, 10% हानि के साथ है यानी 90%। आपको विक्रय मूल्य ही चाहिए लेकिन 4% लाभ के साथ 104। 0 काट दीजिए, ये 9 एकम 9, 9 पचे 45, 15 चौको 60, 15 एकम 15, 1560 रुपये आ जाएगा। यदि लाभ तो 100 प्लस और हानि तो 100 माइनस। दिया है हानि के साथ, चाहिए लाभ के साथ, जो दिया है वो नीचे, जो चाहिए वो ऊपर। ये आप बहुत अच्छे से पीछे पढ़ चुके हैं तो तेज़ी से आंसर कर पाएंगे। आपका सही आंसर 1560 रुपये यानी सी आंसर। अगला क्वेश्चन देखिए, अनुजा एक वस्तु को 6% की हानि के साथ या नुकसान के साथ बेचने का दावा करती है, बट वो 1 केजी के स्थान पे 800 ग्राम का वजन करती है। यदि 40 किलोग्राम की बिक्री पर उसे 350 रुपये का लाभ होता है तो 1 किलोग्राम की लागत क्या है? तो पहले मैं ये देखता हूँ कि उसे कितने प्रतिशत का लाभ होता है। अच्छा, बैक में आप इसको पढ़ ही चुके हैं, हमने आपको बताया था कि 1000 ग्राम वज़न और 100 रुपये, ये आपका अंडरस्टूड है कि 1000 ग्राम की CP 100 रुपये है। ये बैक में एक मानक हम लोग बना चुके थे, तो आज यहाँ पे ये लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं याद दिला रहा हूँ केवल। 800 ग्राम उसने बेच दिया,
कितने का? 94 का। क्यों? क्योंकि 6% हानि हो गई। अभी भी मानक से 200 ग्राम उसका बचा हुआ है, यानी जो एक्चुअल में वज़न करना चाहिए उससे 200 ग्राम बचा हुआ है। तो 800 ग्राम जब 94 का बेच रही है तो इसका चौथाई 200 ग्राम है, तो इसका चौथाई पैसा भी मिलेगा, यानी 23 रुपये 50 पैसे। तो 23.5 रुपये का शेष बेच देगी। बिका सामान कितना? पूरा का पूरा जितना था। पैसा कितना मिला? इसको जोड़िए, 4 3 7, 117 रुपये 50 पैसे उसको मिल गया। कितना लाभ हो गया? आपका आंसर आया 17.5% लाभ हो गया। ठीक है, 17% लगा लीजिए, 17.5% लाभ हो गया। राइट। आप कह रहे हो 350 रुपये लाभ हुआ है, तो 350 किसके वैल्यू के बराबर है? 17.5 के। किसी चीज़ की सीपी क्या होती है, लागत क्या होती है? लागत बाई परसेंटेज चेंजेबल नहीं होती, ये 100 होती है। दशमलव हटा के 0 बढ़ा दीजिए, 2 बार कट जाएगा। 2000 रुपये लागत है या कॉस्ट है किसकी? 40 किलोग्राम की। तो 0 0 काट दीजिए, 4 पंचे 20, 50 रुपये प्रति केजी आ जाएगा। 50 रुपये प्रति केजी। आपका आंसर कौन सा सही हो जाएगा? ये आंसर सही हो जाएगा। तो ये सब आप पढ़ चुके हैं और यूपीएसआई के पूछे गए प्रश्नों पे आज हमने चर्चा किया है। ये 10 नंबर क्लास था। 11 नंबर जो होगा, 12 नंबर, उसमें भी यूपीएसआई के पूछे गए प्रश्नों पे चर्चा करूँगा। और उनका सिर्फ चर्चा करने का एक कारण है कि आपका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़े। ये आप ना सोचें कि यहाँ पे ऐसे प्रश्न पढ़ रहे हैं और ऐसे पूछे जाते हैं। तो दोनों में सामंजस्य बना करके चले। किस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं उन पे विचार करें, उनके फॉर्मेट पे करें, इससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल सही होगा। तो मिलते हैं इसके नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए शुभकामनाएं। धन्यवाद।